हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। और आज अपन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1। सर ये क्या है सर, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में है क्या सर। तो सर चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में हम करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडी ऑडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। हालांकि मैं इन तीनों के ही लेक्चर्स अलग अलग ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। तो अपन क्या करेंगे, एकदम अलग अलग ही तीनों पर बातें करेंगे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन बात करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट पे, बस। वैसे भी वो अकेला ही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक और बात कि आपको गवर्नमेंट ऑडिट की लैंग्वेज आज तक जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपको टफ ही लगी होगी। ये सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मैंने इस चैप्टर में सुनी है। तो मैंने क्या करा है कि इसकी लैंग्वेज पर काफ़ी काम करा है, तो आपको उतना टफ नहीं लगेगा, काफ़ी ईजी लगेगा पहले से, तो है ना। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, एकदम मस्त अपन रिवाइज करेंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है। ये हैं टोटल टॉपिक्स जो अपन को इसके अंदर कवर करने हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं सर डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट से, जो कि बहुत काम की नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सर गवर्नमेंट ऑडिट क्या है सर। इट इज एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। अगर आप नॉर्मल ऑडिट की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर केवल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही लिखा होता है। यहाँ 3-4 वर्ड और जोड़ दिए, कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है सर। नॉर्मल ऑडिट की डेफिनेशन में आप देखो तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ही चेक करते हैं, यहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन या अदर ऑपरेशंस को भी चेक करते हैं, ठीक है सर। इन सब चीजों को इवेल्युएट और वेरीफाई करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके अंदर क्या देते हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स के ऊपर बढ़िया से एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स अपने देते हैं, ठीक है सर। आगे क्या है सर, इसके अलावा हम कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शंस भी देते हैं। इसका मतलब सर ये है कि नॉर्मल ऑडिट में हम रिकमेंडेशंस की बातें ऑडिट रिपोर्ट में नहीं करते नॉर्मली। अरे यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि आपको जो कंक्लूजन्स देना है, जो ओपिनियन देना है, वो तो देना ही है, साथ में रिकमेंडेशंस भी सीएनडीजी दे देता है ताकि गवर्नमेंट और इंप्रूव कर सके खुद को। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो उनको एग्जामिन करके हमें एक अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ओपिनियन भी देना है रिगार्डिंग फेयरनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 2-4 मेन वर्ड अगर आपको याद रह जाए तो बढ़िया है, वैसे चांसेस तो बहुत कम ही है। ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको पूछने के लिए। तो सर अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटिंग। गवर्नमेंट ऑडिट के भाई लोगों 4 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने हैं? 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड। दूसरा, अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तीसरा, बेस फॉर करेक्टिव एक्शंस। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो पहला है सर अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड। पब्लिक फंड कैसे यूज किया जा रहा है, कहां यूज किया जा रहा है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, ये सब गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर ही कवर होता है यारो। कहने को ऑडिट है लेकिन अकाउंटिंग भी सीएनडीजी के हिसाब से ही होती है, पता है आपको? यस सर, पता है हमको। फिर अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स, स्कीम, पॉलिसीज जो भी बनाई हैं गवर्नमेंट ने, क्या वो ढंग से काम करी हैं कि केवल पैसा वेस्ट कर दिया उन पर, ऐसा। और किस तरीके से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज मैनेज की जा रही है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है सर। बेस फॉर करेक्टिव एक्शन, बोलो यारो, इसके अंदर क्या आएगा? ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर ये बता दिया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल के लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। इससे क्या होता है, जो उनकी सुपीरियर अथॉरिटीज होती हैं वो आगे चल के करेक्टिव एक्शन ले सकती हैं कि आगे से उनके सबऑर्डिनेट्स ऐसी गलतियां ना करें। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर ये बताया है भाई लोगों कि गवर्नमेंट का काम या गवर्नमेंट ऑडिट का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसा नहीं है जो केवल गलतियां निकालते हैं, बल्कि ये लोग एक तो अकाउंटेबिलिटी तो एंश्योर करते ही हैं गवर्नमेंट की, साथ में ये फंक्शन करते हैं एज एन एड टू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये हेल्प भी करते हैं। मेरा काम आपकी गलतियां बस निकालना नहीं है, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, रिकमेंड भी करूंगा कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। बोलो यारो। अगला, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सीएनडीजी। बहुत बढ़िया सर, कौन अपॉइंट करता है सीएनडीजी को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया सर। हटाना है तो ओहो सीएनडीजी को हटाओगे, ये तो बहुत भारी बात है सर। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कम से कम 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए तो ही हटा पाओगे सीएनडीजी को। और उसमें भी ध्यान रखना, पहले मिसबिहेवियर को प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको हटा पाएंगे आप। उसके पहले तो वो काम करता ही रहेगा, जब प्रूफ हो जाएगा कि वो गलत है तब उसको हटाया जाएगा। बोलो यारो। फिर पार्लियामेंट
चाहे तो लॉ बना सकती है कि सीएनडीजी की सर्विसेज की टर्म्स क्या रहेंगी या उसकी सैलरी क्या रहेगी, तो बना लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार वो अपॉइंट हो गया तो उसके बाद कोई भी ऐसी कंडीशन ऑफ सर्विस मत बनाना जो उसके डिसएडवांटेज में हो या उसके फेवर में ना हो। सिंपल शब्दों में, आपने पार्लियामेंट में लॉ बना दिया कि भाई सीएनडीजी की टर्म्स ऑफ सर्विस ये रहेंगी, सैलरी ये रहेगी, बना दिया। अब सीएनडीजी अपॉइंट हो गया, सीएनडीजी के अपॉइंट होने के बाद आप उसकी सैलरी में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करेंगे जो उसके फेवर में ना हो। नहीं तो पता चला सीएनडीजी आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो चलो इसकी सैलरी पर अटैक करते हैं, चलो इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस पर अटैक करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट, ओहो, प्रेसिडेंट क्या करता है, सीएनडीजी से कंसल्ट करके टर्म्स ऑफ सर्विस डिसाइड करता है उन लोगों की जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बोलो यारो, देखो भाई, सीएनडीजी का खुद का ऑफिस होता है, उसकी टीम होती है जिसके साथ वो काम करता है, प्लस इंडिया में एक इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है जिसमें 30-40 हजार लोग काम कर रहे हैं। तो इन्हीं की मदद से तो सीएनडीजी ऑडिट करता है, नहीं तो भाई वो अकेला आदमी उतनी सी टीम के साथ पूरे गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे कर देगा। तो उसकी हेल्प कौन करते हैं, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग। बोलो यारो, तो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो होती है वो कौन बताता है, बोलो बोलो बोलो, प्रेसिडेंट बताता है। किससे कंसल्ट करके, सीएनडीजी से कंसल्ट करके। बहुत बढ़िया सर। अगला, उसका सैलरी और टेन्योर क्या होगा सीएनडीजी का, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है ना। हाँ, तो सर सैलरी एंड टेन्योर क्या होगा सर, क्या होगा क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। इक्वल टू सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंस बना रहे। बोलो यारो। अगला, कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू सी एंड ए जी। इस पर मुझे लगता है एमसीक्यू आने की ज्यादा संभावना है, डिस्क्रिप्टिव की तो हमें संभावनाएं कम ही लगती है इसकी। आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्या हो सकता है सर, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जा सकता है जिसके अंदर सीएनडीजी की ड्यूटीज एंड पावर्स लिखी जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकती है, किस रिगार्डिंग, कि सीएनडीजी की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। तो लॉ बना दिया, कौन सा लॉ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये लॉ बना दिया गया है, ये एक्ट एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर सीएनडीजी की ड्यूटीज एंड पावर्स दी गई हैं। तो ऐसा देखा जाए तो कोई काम का नहीं है। सिंपल शब्दों में भी बताया है कि सीएनडीजी की ड्यूटीज एंड पावर कहां दी है, इस वाले एक्ट में दी है। ठीक है। आर्टिकल 150 में बताया है कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होंगे वो किस फॉर्म में रखे जाएंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएनडीजी। बोलो यारो, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स बनते हैं वो किस फॉर्मेट में बनाए जाएंगे, कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा। किससे एडवाइस लेकर बताएगा, प्रेसिडेंट, सीएनडीजी से एडवाइस लेकर। प्रेसिडेंट को थोड़ी उतना आता है, तो सीएनडीजी की एडवाइस लेकर फिर बताएगा किसको, गवर्नमेंट को, कि आपके अकाउंट्स किस फॉर्मेट में किस तरीके से मेंटेन किए जाने हैं। आर्टिकल 151 क्या कहता है सर, कि जो सीएनडीजी रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट को, अगर वो यूनियन की होगी या सेंट्रल की होगी तो कहां जाएगी, प्रेसिडेंट के पास, और अगर स्टेट की होगी तो किसके पास जाएगी, गवर्नर के पास जाएगी। फिर जो प्रेसिडेंट होगा उसको पार्लियामेंट में रखेगा, और गवर्नर जो होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उस रिपोर्ट को रखेगा। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है आपको? हाँ सर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा है ना। ओके सर, ड्यूटीज ऑफ सीएनडीजी कितनी है सर, टोटल 7 ड्यूटीज हैं, टोटल 7 ड्यूटीज हैं। चलो जल्दी से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है सर, सबसे पहले तो कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स। तो भाई सीएनडीजी का काम क्या है बताओ, कि छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पूरे सारे अकाउंट्स को कंपाइल करवा के ऐसा फाइनल समझ लो कंसोलिडेट करवाना है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये काम भी किसका है, सीएनडीजी का है। क्या लिखा है सर, CNDG shall be responsible for compiling the accounts of union or state or union territory and submit these account to president, governor और administrator। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, हाँ सर पता है हमको। ओके, तो सीएनडीजी का काम क्या है सर, यूनियन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अकाउंट्स को कंपाइल करवाना है और उनको सबमिट करना है। कहां पर? सेंट्रल के केस में किसको, प्रेसिडेंट को, स्टेट के केस में गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर को। बोलो यारो, डन। फिर है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। इसमें क्या लिखा है सर, इसमें ये लिखा है कि सीएनडीजी को ऑडिट करना है और उसके ऊपर रिपोर्ट देना है। किसके ऊपर?
जितने भी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड में से किए जाएंगे, जितने भी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से किए जाएंगे, उन सारे खर्चों का ऑडिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सीएनडीजी का है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड फंड किसका? सबका अपना अपना होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। सीएनडीजी चेक्स इफ द मनीज वाज यूज्ड फॉर राइट पर्पस। क्या जो पैसा है, जो फंड से निकाला है आपने पैसा, वो सही पर्पस में यूज करा कि नहीं करा? ठीक है। एंड इफ द स्पेंडिंग वाज अप्रूव्ड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। भैया ये जो खर्चा हुआ है, ये जिसने अप्रूव करना चाहिए था उसी ने अप्रूव करा ना। ऐसी कुछ बातें यहां पर आ जाएंगी। आप तो मेनली क्या ध्यान रखो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो भी खर्चा होगा उसका ऑडिट करना सीएनडीजी की जिम्मेदारी है। वो देखेगा कि भाई जिस पर्पस से पैसा निकाल लो उस पर्पस में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर जितने भी ट्रांजैक्शन यूनियन स्टेट के होंगे किस फंड से? रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शन कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से होंगे उनका ऑडिट भी कौन करेगा? सीएनडीजी करेगा। आपको पता होगा भाई पब्लिक अकाउंट्स मतलब एक तरीके से जिसमें जो होता है ना पीएफ वगैरह या जो भी स्टैट्यूटरी फंड्स जो डिडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, तो वो सब फाइनली कहाँ रख दिए जाते हैं? पब्लिक अकाउंट्स में रख दिए जाते हैं। कंटिजेंसी फंड, जैसे कि इंडिया का कंटिजेंसी फंड 500 करोड़ है, तो भाई उस फंड से अगर कोई ट्रांजेक्शन कराया जाता है तो उसका ऑडिट भी कौन करेगा? सीएनडीजी। और तीसरा, ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पी&एल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। जिन जिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ट्रेडिंग, पी&एल, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी बैलेंस शीट वगैरह बनाए गए हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करने का काम भी किसका है? सीएनडीजी का है। बोलो यारो। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट में कितनी बातें लिखनी है? 3। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। पहली बात क्या बताओगे? बोलो। जो भी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से किए गए हैं वो खर्चों का ऑडिट करना सीएनडीजी का ड्यूटी है। दूसरा क्या है सर? जितने भी ट्रांजैक्शन कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से किए गए उनका ऑडिट भी इनको ही करना है। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट पर ट्रेडिंग, पी&एल, मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी सब्सिडरी अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह बनाए गए हैं तो उनका ऑडिट भी करना किसका काम है? सीएनडीजी का है। बोलो, क्या ये क्लियर है? हाँ सर। तीसरा, ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। दोनों का ऑडिट करना है, रिसीट का भी एक्सपेंडिचर, लेकिन किसका इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर किसी बॉडी और अथॉरिटी जैसे कि आईआईटी या आईएम्स हो सकते हैं, तो अगर किसी बॉडी या अथॉरिटी क्या है सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय ग्रांट और लोन्स फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, कुल मिलाकर अगर गवर्नमेंट से बहुत पैसा किसी को मिला है तो जिसको पैसा मिला है उसके रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों का ऑडिट करने का ड्यूटी सीएनडीजी का है। जैसे आईआईटी को गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दे दिया तो हम क्या बोलेंगे? आईआईटी, फलाना आईआईटी सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय दी गवर्नमेंट। ठीक बात है। तो ऐसे केस में उस आईआईटी का रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों का ऑडिट करने का काम किसका है? सीएनडीजी का है। डन। अब सवाल ये कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब क्या है? तो सुनो यारो, क्या लिखा है? सिंपल, 25 लाख या फिर 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर। सरकार ने आपको 25 लाख रुपए दिए, 25 लाख रुपए से ज्यादा दिए, सरकार ने आपको 25 लाख रुपए से ज्यादा दिए। सवाल यह है कि क्या आपकी एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट मानी जाएगी? बोले अभी डिसीजन नहीं हो सकता। ये देखो कि आपके जो टोटल खर्चे हैं, जैसे मान लो आपके टोटल खर्चे हैं 1 करोड़, तो उसका 75% कितना होगा? 75 लाख होगा ऑब्वियसली। अब हमने आपको केवल 26 लाख रुपए दिए हैं, गवर्नमेंट ने आपको केवल 26 लाख दिए हैं, आपके टोटल खर्चों का 80% 75% कितना आ रहा है? 75 लाख। बताओ क्या सब्सटेंशियली फाइनेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। विच एवर इज हायर लिखा है, समझ रहे हो आप? तो 25 लाख और टोटल खर्चों का 75%, विच एवर इज हायर। अगर इतना पैसा किसी एंटिटी को सरकार से मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, तो उस एंटिटी को माना जाएगा सब्सटेंशियली फाइनेंस। इस पर एमसीक्यू बनने की भयंकर संभावना है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, 25 लाख से नीचे फिर तो अमाउंट ही बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर 25 लाख भी किसी को दिए हैं तो पहले ये देख लो भाई उसके टोटल एक्सपेंडिचर का 75% से भी ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं, है ना। चलो फिर क्या है सर? ऑडिट ऑफ रिसीट ऑफ यूनियन और स्टेट। अच्छा, जो भी सरकार की रिसीट है उनका ऑडिट भी तो सीएनडीजी करेगा ना। हाँ, तो द सीएनडीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल मनी दैट इज पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा, जो भी है कुल मिला के सीएनडीजी की ड्यूटी है कि जो भी पैसा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है वो सबका
को चेक करने का काम, वो सबको चेक करने का, ऑडिट करने का काम किसका है? C&AG का काम है। क्या चेक करेंगे? C&AG देखेगा कि क्या रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, असेसिंग एंड प्रॉपरली एलोकेटिंग रेवेन्यू आर इफेक्टिव एंड आर बीइंग फॉलोड करेक्टली। क्या मतलब हुआ भाई? सरकार के पास रिसीट आती है, सरकार के पास रिसीट आती है, तो C&AG को ये देखना है क्या रिसीट के रिगार्डिंग रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए हैं कि सही से असेसमेंट हो इनकम का, सही से टैक्स का कंप्यूटेशन हो, सही से कलेक्शन हो, सही से उस रेवेन्यू को स्टेट और सेंट्रल में बांटा जाए। ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं के साथ साथ क्या फॉलो भी किए जा रहे हैं, ये आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक बात है, डन सर। फिर देखो सर, ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन्स। भाई कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो किसी को ग्रांट या लोन दे सकती है, लेकिन ग्रांट या लोन के कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो सकते हैं। तो हमें एज एन ऑडिटर ये चेक करना है, मतलब C&AG को एज एन ऑडिटर ये चेक करना है कि क्या वो कंडीशंस पूरी करी हैं जिसको आपने ग्रांट या लोन दी है, कि बिना कंडीशन पूरी करे भाई भतीजे को ग्रांट और लोन दिए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा है सर? इफ अ ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम, जो भी है गवर्नमेंट से स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर ग्रांट दी जाती है तो किसको दी जाती है? टू एनी अथॉरिटी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, द C&AG shall check how the granting authority ensure that conditions attached to grant or loan are being met। कैसे अथॉरिटी ने, जो जिसने भी ग्रांट दी है, ग्रांटिंग अथॉरिटी ने कैसे इंश्योर करा कि जो कंडीशन है वो पूरी की गई है, उसके बाद ही ग्रांट दी गई है। ठीक है, तो अपन को चेक करना है कि यार अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट दी गई है तो उसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, तो हम चेक करें क्या वो कंडीशन पूरी हो भी रही थी या नहीं हो रही थी, या इसने एवं ही ग्रांट दे दी, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि C&AG के पास राइट होता है कि वो जिसको ग्रांट या लोन्स दी गई हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, ऑल्दो आपको एक रीजनेबल नोटिस उनको देना पड़ेगा। ठीक बात है, क्या ये क्लियर है बेटा? ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। अगर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ स्टोर या इन्वेंट्री रखी है तो उसको चेक करने की ड्यूटी भी किसकी है? C&AG की है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, ये तो सबसे आसान है भाई। C&AG क्या करता है? गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब सुनना कैसे, C&AG खुद नहीं जा रहा ऑडिट करने। C&AG क्या रहा है? C&AG ऑफ इंडिया क्या करेगा? अपॉइंट कर देगा ऑडिटर को। सेक्शन 139(5) और सबसेक्शन 7 वो होता है ना, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो C&AG क्या करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, फिर क्या करेंगे? उनको डायरेक्शन दे देगा कि कैसे आपको ऑडिट करना है। फिर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो उस गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी, वो भी किसके पास जाएगी? C&AG के पास जाएगी। बोलो यारो, फिर क्या लिखा है उसके अंदर? क्या क्या आएंगी? जो ऑडिटर ने जो लिखना है वो तो लिखेगी, उसके अलावा क्या लिखना पड़ेगा कि C&AG ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं, फिर क्या एक्शन आपने उस पर लिया है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी पर। बोलो, एक बार में बोलूँ तो ऐसा है कि गवर्नमेंट कंपनीज के केस में C&AG ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंट करके उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि कैसे ऑडिट करना है। फिर वो जो CA लोग होते हैं उस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट बनाकर C&AG को दे देते हैं। उस रिपोर्ट में तीनों चीज़ें लिखते हैं कि C&AG ने क्या डायरेक्शन दिए थे, हमने उस पर क्या एक्शन लिया, और आपकी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। तो कुल मिलाकर कितनी ड्यूटीज हैं? 7। सबसे पहले कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट। तो अकाउंट्स बनवा के कंपाइल करा लिए, फिर उनको सबमिट कर दिए कहां पर? प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी को। फिर जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट को हम कैसे याद रख लेंगे कि जैसे हम एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम चेक करते हैं ना कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेटमेंट है, जो भी खर्चे हुए हैं उनका ऑडिट करते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर का ऑडिट जैसा हो गया है ना। फिर ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन, अगर गवर्नमेंट ने किसी को दिए तो उनका ऑडिट करते हैं। तो देखा जाए तो देखो, ये तो सेकंड वाला तो खर्चा है ही, थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है? अपन पैसा दे रहे हैं किसी को, गवर्नमेंट पैसा दे रही है किसी को, तो ये भी तो खर्चा ही है। ठीक है, तो अकाउंट्स कंपाइल और सबमिट करा लिए। फिर जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, इसमें हम मेनली एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं। फिर ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन, इसमें भी गवर्नमेंट का पैसा जा ही रहा है तो ये भी खर्चे ही जैसा है, तो ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन साथ में हो जाएगा। फिर ये तो हो गए खर्चे वाले। फिर ऑडिट ऑफ रिसीट ऑफ यूनियन और स्टेट,
पैसा आया है उसका भी ऑडिट सीएनडीजी को करना है। फिर रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों ही चेक करना है, रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों ही चेक करना, लेकिन किसके? ऐसी एंटिटीज की जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं बाय गवर्नमेंट। फिर ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक करना है या इन्वेंट्री करना है। और फाइनली गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन का ऑडिट करने की जिम्मेदारी भी सीएनडीजी की है। बोलो याद रहेगा क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर्स ऑफ सीएनडीजी, 4 पावर हैं। कितनी पावर है? 4 पावर है। देखो कितनी आसान है। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफिस, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंट्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, रिपोर्ट्स रखी हैं, उनको सीएनडीजी देख सकता है। क्या लिखा है? सीएनडीजी हैज द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस। सीएनडीजी कोई भी ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पर अकाउंट्स बनाए गए हैं। बोलो यारो, जहां पर गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनाए गए हैं, ऐसे किसी भी ऑफिस को सीएनडीजी क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सीएनडीजी बोल सकता है कि किसी अकाउंट्स, बुक्स और पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स को किसी स्पेसिफिक प्लेस पे भेजा जाए ताकि वो उन्हें अच्छे से चेक कर सके। यार बहुत बड़े लेवल की अथॉरिटी, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसने बोल दिया कि यार एक काम करूं, फलाना अकाउंट डॉक्यूमेंट यहाँ भिजवा दूं, मैं यहाँ चेक कर दूंगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन में किसी भी ऑफिस में जहां पर अकाउंट्स रखे हुए हैं गवर्नमेंट के, मैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं। दूसरा, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं, देखना, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि फलाना डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, बुक्स या जो भी है ये फलाना प्लेस पे भिजवा दो, मैं यहां बैठ के चेक कर लूंगा। क्या ये दोनों कनेक्टेड हैं? या तो मैं खुद इंस्पेक्ट कराऊंगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं खुद नहीं जा पा रहा हूं तो मैं बोल दूंगा कि ये फलाना डॉक्यूमेंट्स और बुक्स कहां किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भिजवा दूं, मैं वहां चेक करूंगा। देख रहे हो कितनी शानदार पावर है। फिर मैं क्या करूंगा सर? इंक्वायरी कर सकता हूं किसी भी ऑफिस में जाके, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मांगनी है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं मांग सकता हूं, क्वेश्चनिंग कर सकता हूं। तो सीएनडीजी हैज द पावर टू क्वेश्चन द पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑफिस। उस ऑफिस में जो भी होगा हम क्या कर सकते हैं? उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, और उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो मुझे जरूरत है किसी अकाउंट या रिपोर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मेरे पास राइट, सीएनडीजी के पास राइट है कि वो किसी भी अकाउंट्स की, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड चेकिंग करने की बजाय लिमिटेड चेकिंग से ही काम चला ले। ये राइट है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, सुनो तुमको डिटेल में ही चेक करना पड़ेगा, नहीं करना। हमको लिमिटेड चेक से ही काम चलाना है, हम लिमिटेड चेक ही करेंगे। ये हमारा डिसीजन है कि हमको डिटेल में चेक करना है कि लिमिटेड चेक करना है। सो द सीएनडीजी कैन डिस्पेंस विद डिटेल्ड ऑडिट। डिटेल्ड ऑडिट को छोड़कर वो क्या कर सकता है? अप्लाई लिमिटेड चेक्स और सैंपल चेक्स। वो केवल सैंपल चेक या लिमिटेड चेकिंग से भी काम चला सकता है। बोलो, तो भैया मैं किसी भी अकाउंट्स ऑफिस को इंस्पेक्ट कर सकता हूं और मैं नहीं जा पाऊंगा तो बोल दूंगा कि तुम मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट्स भिजवा दो, किसी फलाना प्लेस पे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स भिजवा दो। ठीक है, अब जब मैं इंस्पेक्ट करने जाऊंगा तो वहां पर मैं क्या इंक्वायरी कर सकता हूं? हाँ, मैं इंक्वायरी कर सकता हूं। क्या मैं कोई और इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूं जो मुझे किसी रिपोर्ट या अकाउंट्स को बनाने के लिए जरूरी है? आंसर इज यस, मांग सकता हूं। और फाइनली, क्या मैं डिटेल्ड चेकिंग को डिस्पेंस विद, मतलब छोड़कर लिमिटेड चेक ही अप्लाई कर सकता हूं किसी चीज को चेक करने के लिए? यस, सीएनडीजी हो यार, आप बॉस हो। ओके सर, तो दीज आर दी 4 पावर्स ऑफ सीएनडीजी। अगला, एक्सपेंडिचर ऑडिट क्या होता है? सर गवर्नमेंट में सबसे खतरनाक ऑडिट है एक्सपेंडिचर ऑडिट। हमको पता है कि गवर्नमेंट के मैटर में सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाले खर्चों में ही होते हैं, तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑडिट को सबसे खतरनाक और सबसे पुराना माना जाता है। सबसे शुरुआत से यही चला आ रहा है। सब शुरुआत में तो ये समझो कि गवर्नमेंट ऑडिट मतलब एक्सपेंडिचर का ऑडिट, गवर्नमेंट के खर्चों का ऑडिट। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते समय 5 प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे, 5 स्टैंडर्ड, 5 बेसिक चीजें ध्यान रखी जाएंगी, 5 प्रिंसिपल ध्यान रखे जाएंगे। कौन कौन से? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोपराइटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। पूरे के पूरे हमें डिटेल में पढ़ना है। सिंपल बोल दे रहा हूं, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्या सारे खर्चे जो भी नियम कानून बनाए गए हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हों, चाहे किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हों, जिसने भी बनाए हों, जिसने भी ऑर्डर बॉर्डर दिए हैं, क्या वो सबके सब फॉलो किए गए हैं? तो क्या खर्चे रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से किए गए हैं? आंसर इज यस। पहला, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, जो खर्चा जिससे पूछकर करना चाहिए था क्या उसी से पूछकर किया है? स्पेशल परमिशन लेनी थी तो स्पेशल परमिशन ली है क्या? जनरल परमिशन लेनी थी तो बोली है क्या? ठीक है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, जो खर्चा किया है आपने, क्या वो खर्चा उसी फंड से किया है जिस फंड से ये खर्चा किया जाना चाहिए था? ठीक है, जैसे एजुकेशन का फंड बन गया, तो एजुकेशन में अगर खर्चा हो रहा है तो एजुकेशन फंड से ही होना चाहिए ना, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? जितना फंड है उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, अभी तो बस जनरल बता रहा हूं, बाकी हर एक चीज पूरा डिटेल में है ना। प्रोपराइटी ऑडिट मतलब
कभी कभी कोई खर्चा सारे नियम कानून के हिसाब से सही हो सकता है, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा, वो तब भी बेस्ट पर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, स्कूल का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, स्कूल बन गया, सारे नियम कानून के हिसाब से बन गया, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, गाय भैंस को बांधा जा रहा है, तो क्या मतलब का स्कूल यार। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर हम 3 ई चेक करते, 3 ई चेक करते, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस चेक करते। बोलो यार, इसको फुल स्कोप ऑडिट भी कहा जाता है। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर अगर फिर भी आ जाए कि एक्सपेंडिचर ऑडिट को कैसे करा जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, तो ये पांचों में 2-2 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, पर चांसेस ज़्यादा ये है कि इनमें से कोई एक आएगा, तो अपन अब एक एक को आराम से पढ़ लेते हैं। बोलो यारो, क्या यहाँ तक समझ में आया हमारे बच्चों? चलो तो अब एक एक की कहानी अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं लगने वाली, सबसे ज़्यादा बातें यहीं पर लिखी हैं। क्या क्या लिखा है सर? देखो देखो देखो, पहली बात ध्यान से सुनना है ना, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर को रेगुलरिटी ऑडिट भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुलेशन से रेगुलरिटी बना है ना, तो रेगुलरिटी ऑडिट भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया सर, क्या लिखा है इसके अंदर? सुनना है ना, इसी में दिक्कत आती है, इसलिए अलर्ट। The purpose of audit against rules and order is to ensure that public expenditure is in compliance with the established legal and regulatory frameworks। यार कोई भी खर्चा कर रहे हो, गवर्नमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा ही गवर्नमेंट के पास है ना, तो वो पैसा जब भी आप खर्च करोगे ना, तो नियम कानून के हिसाब से करना। जो नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हों, चाहे वो लॉ ने बनाए हों, चाहे वो फाइनेंशियल रेगुलेशन, जो भी हैं, जो भी नियम कानून किसी खर्चे को इनकर करने को लेकर बनाए हैं, वो सब फॉलो करना। ये तो हो गया बेसिक थीम, बेसिक आइडिया हो गया जो इसके अंदर कवर होता है। अब देखो इसके अंदर हमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले देखो मैंने इसको सिस्टमेटिक बना दिया है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के हिसाब से है, ये चेक करना है। जो भी खर्चा किया जा रहा है, क्या वो जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, क्या वो उनके हिसाब से है। देखो एक तो कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बना दिया, उस लॉ में लिखी होती हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के हिसाब से खर्चा किया गया है? क्या एप्लीकेबल लॉज एंड रूल्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाए गए, क्या उसके हिसाब से खर्चा किया गया है? क्या जितने भी फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस हैं, या कोई ऑर्डर वॉर्डर आया है किसी अथॉरिटी से, तो क्या उनको भी फॉलो किया है? ठीक है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज एंड रूल्स बनाए गए, क्या उनके हिसाब से खर्चा हुआ है? क्या किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोई रूल्स रेगुलेशंस या ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं, बनाए हैं, तो क्या उनके हिसाब से खर्चा हुआ है? आंसर इज यस। वो अगर है तो बढ़िया काम हो जाएगा, तो अपन कहेंगे कि यार खर्चा नियम कानून के हिसाब से तो हुआ है। कुछ एक बात लिखी है इस पर, सेपरेट बात कुछ पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो एमसीक्यू वगैरह में। क्वासी जुडिशियल रोल, सीएनडीजी का रोल क्वासी जुडिशियल होता है। इसका मतलब ये है कि सीएनडीजी को अधिकार है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है लॉज को। मतलब वो देखता है कि यार जैसे मान लो आपने कोई खर्चा, आपने बोला कि यार हमने तो नियम कानून के हिसाब से करा है, तो सीएनडीजी चेक करेगा कि यार क्या सच में भी आपने उसी तरीके से खर्चा किया है जैसा कि लॉ का मीनिंग या इंटेंशन था, क्या उसी तरीके से खर्चा करा है, या केवल दिखावा करा है, या गड़बड़ करी है आपने कि हमने तो नियम कानून के हिसाब से करा है, जबकि नियम कानून के हिसाब से खर्चा करा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीएनडीजी को ये चेक करने का अधिकार है कि जो भी खर्चा आपने करा है उसमें जो भी नियम कानून फॉलो करे, क्या वो नियम कानून का वही मतलब होना चाहिए जो सही में लॉ मेकर की इंटेंशन रही होगी। तो इंटरप्रेट करने का भी अधिकार है। हालांकि फाइनल इंटरप्रिटेशन की पावर जो होती है वो सीएनडीजी की नहीं होती, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही होता है फाइनली, है ना। तो देखो क्या लिखा है सर, रेगुलरिटी ऑडिट आर क्वासी जुडिशियल इन नेचर। इसका मतलब होता है ऑडिट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब इस ऑडिट के अंतर्गत सीएनडीजी कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स को इंटरप्रेट कर सकता है। सीएनडीजी को क्या लग रहा है कि इस नियम का क्या मतलब होना चाहिए, फिर वो चेक करता है जो आपने खर्चा करा है कि आपने बिल्कुल उसी हिसाब से करा है, ये इतना तो तुम कर सकते हो। लेकिन जो फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, मान लो सीएनडीजी को लग रहा है कि गलत है, तो सीएनडीजी फिर कुछ नहीं कर पाएगा, गलत या सही का निर्णय तो फिर अलग ही होगा। तो मतलब सीएनडीजी कह रहा है कि लॉ ही गलत है, तो फिर इस बात पे तो फिर सीएनडीजी ये तो फाइनल नहीं माना जाएगा, है ना। तो द फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज लॉज एंड रूल्स डज नॉट रेस्ट विद दी सीएनडीजी, ये पावर सीएनडीजी के पास नहीं है। ठीक सर।
कैटेगरीज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डर जिनके हिसाब से खर्चा करना है उनकी कुछ कैटेगरी बना दी गई है, उनको कैटेगराइज कर दिया है। क्या पता इस पर ही सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, है ना। सबसे मेन यही है यार, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। आप इस पूरे इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, मेरे मुझसे सुनने के बाद भी ना, बढ़िया हो जाएगा आपका, है ना। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। तो कैटेगरीज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर, द रेगुलरिटी ऑडिट इज कंडक्टेड अगेंस्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांटा है। पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, ये मैंने हेडिंग दे दी अपने हिसाब से। दूसरा क्लेम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, और तीसरा कंडीशंस ऑफ सर्विस। टोटल नियम कानून को 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला क्या बोला है, देखो, रूल्स गवर्निंग द अथॉरिटी टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम की गवर्नमेंट फंड्स लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड या जो भी है। कुल मिलाकर यह है कि पहले तो वो नियम आते हैं जो खर्चों को इनकर करने के रिगार्डिंग है या सैंक्शन करने के रिगार्डिंग है। पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर जैसी हेडिंग है ना, तो पहले बोले कि यार नियम कानून 3 वैरायटी के हो सकते हैं। पहले तो नियम वो होंगे कि खर्चा करते समय, खर्चा इनकर करते समय, खर्चा सैंक्शन करते समय, अप्रूव करते समय क्या क्या नियम कानून फॉलो करना है, एक तो वो नियम होंगे। दूसरे में क्या बोला है, क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब रूल्स रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब खर्चा हो गया है, अब आप गवर्नमेंट से मांग रहे हो कि सर ये फलाना खर्चा हो गया है, अब आप इसको रीएम्बर्स कर दो, मतलब आप क्लेम प्रेजेंट कर रहे हो सरकार के पास, ठीक है। एंड द प्रोसेस फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड, और फिर गवर्नमेंट फंड से पैसा निकालना पड़ेगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसके कुछ नियम कानून होंगे, तो वो यहां पर बताए गए। बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है। फर्स्ट वाले में ये बताया है कि यहां फर्स्ट वाले में उन नियम कानून की बात की गई है जो खर्चे गवर्नमेंट खुद करेगी, गवर्नमेंट खुद खर्चे करेगी, खुद सैंक्शन करेगी, तो उसके रिगार्डिंग नियम कानून बनाए गए हैं। कौन खर्चा करेगा, कैसे खर्चा करेगा, क्या प्रोसेस होगी, कौन अप्रूव करेगा, ये सब चीजें पहले नियम कानून में आ जाएंगी। पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, इसके रिगार्डिंग नियम कानून बनेंगे। कौन खर्चे को सैंक्शन करेगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन इनकर करेगा, ठीक है। दूसरे में क्या बताया है कि खर्चा कोई और कर रहा है, वो खर्चा लेकर फिर गवर्नमेंट के पास आ रहा है कि सर हमने ये खर्चा कर दिया है और अब आप इसको प्लीज रीएम्बर्स कर दीजिए, और फिर फंड निकाल कर हमें दे दीजिए, तो उसकी पूरी प्रोसेस। तो पहले में खर्चा कर सरकार खुद कर रही है, दूसरे में सरकार खर्चा होने के बाद रीएम्बर्स कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोसेस नियम कानून होंगे, तो वो नियम कानून की यहां पर बात की गई है। तीसरे में गवर्नमेंट अधिकारियों की बात की गई है, तो क्या लिखा है, कंडीशंस ऑफ सर्विस, रूल्स रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग पे, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी वगैरह को लेकर या जो अलाउंस पेंशंस वगैरह जो हैं उनके रिगार्डिंग जो नियम कानून होते हैं, तीसरे नंबर पे वो नियम कानून आते हैं, ठीक है। तो पहला पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो पहले में सरकार खुद खर्चा कर रही है, उसके रिगार्डिंग नियम कानून, तो वो पहले नियम कानून हो गए, पहली कैटेगरी हो गई। दूसरे में क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट, खर्चा हो गया है, अब गवर्नमेंट के पास आप क्लेम प्रेजेंट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग नियम कानून बने हैं, तो सेकंड नंबर पे वो कैटेगरी हो गई। और तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन, सैलरी या जो पे वगैरह होता है उनके रिगार्डिंग के नियम कानून। तो ऐसे करके 3 टाइप के नियम कानून हो जाते हैं, ठीक है। देखो कितनी सारी बातें बताई, ये तो तय है कि ये पूरा नहीं आ सकता है, इसमें से कुछ पूछेगा, क्या पूछेगा नहीं पता, हो सकता है क्वासी जुडिशियल वाला एमसीक्यू में पूछ ले, ये तो बेसिक है, ये तो हर बार लिखना है चाहे कुछ भी पूछे। ये पूछ सकता है कैटेगरीज ऑफ रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर, 3 नंबर में ये पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर और भी कुछ बताया है, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, बोले जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है नियमों को बनाने के लिए और रूल्स रेगुलेशन जो भी है उनको फ्रेम करने के लिए या ऑर्डर्स बनाने के लिए, एंड उसको फॉलो कौन करता है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। सही बात है यार, जो मेन अथॉरिटीज है, मेन गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वो नियम कानून को बनाती है और जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज होती हैं उसको फॉलो करती हैं, ठीक है। बोले रोल ऑफ ऑडिट इज नॉट टू प्रिस्क्राइब दीज रूल्स, ऑडिट के अंदर या ऑडिट का काम नियमों को बनाना नहीं है, ऑडिटर का काम नियमों को बनाना नहीं है, बल्कि क्या है, ये देखना है कि क्या उन नियमों को प्रॉपरली अप्लाई किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। बताओ जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हैं, क्या उसको वो लोग जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हैं क्या वो ढंग से नियमों को अप्लाई कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये बातें भी यहाँ पर बताई हैं। बहुत सारा पैराग्राफ लिखा था बड़ा सा, तो उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया है कि आपको छोटी छोटी बातें पता चल जाएं।
फिर ऑडिट एग्जामिनेशन ऑफ रूल्स, इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है 3 से 4 नंबर का। ऑडिट के अंदर, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर रूल्स को भी एग्जामिन करता है सीएनडीजी। अपन ने अभी बात की थी ना क्वासी जुडिशियल, मतलब सीएनडीजी ये भी बोल सकता है कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ऑल्दो उसे फाइनली माना जाएगा, बोल तो सकता है, उसे फाइनली माना जाएगा, फाइनल डिसीजन फिर अलग होगा। लेजिस्लेशन में वो डिसीजन होगा, वो एक कानून डिसाइड करेगा कि क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जाएगी बात है, वो एक अलग मैटर है। तो क्या लिखा है, दी ऑडिट एग्जामिन दीज रूल्स, मतलब ऑडिटर गवर्नमेंट ऑडिट के अंतर्गत रूल्स को भी एग्जामिन करता है कि ये रूल्स सही है कि नहीं है, ठीक है। और क्या देखता है, वो देखता है कि क्या ये रूल्स निम्नलिखित क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरिया के हिसाब से हैं। कौन सा क्राइटेरिया, क्या ये रूल्स जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है किसी भी खर्चे को करने में, क्या ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज के हिसाब से सही हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है नियम, ठीक है। तो रूल्स मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड देयर अंडर, ठीक है। फिर क्या ये रूल्स ऑडिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, तो अगर रूल्स मस्ट अलाइन विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अकाउंट्स एज डिटरमिन्ड बाय सीएनडीजी, अगर सीएनडीजी ने कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट डिसाइड की थी तो क्या उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी कंसिस्टेंट है ये नियम कानून, ठीक है। अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कोई रूल्स वगैरह बनाए थे, कोई ऑर्डर्स वगैरह दिए थे, तो क्या उनके हिसाब से हैं ये रूल्स, ठीक है। और फाइनली रूल मेकिंग अथॉरिटी, पहले ये 3 समझ लो। गवर्नमेंट ऑडिट में सीएनडीजी ये भी एग्जामिन करता है कि जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो वो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, जो सीएनडीजी ने ऑडिट एंड अकाउंट्स के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स बनाई थी उनके हिसाब से कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर किसी हायर अथॉरिटी ने कोई रूल्स या ऑर्डर बनाया था तो उसके हिसाब से तुम्हारे रूल्स हैं कि नहीं है। फाइनली एक पॉइंट क्या लिखा है, rule making authority, if the rules have not been separately approved by a competent authority, the issuing authority must have the necessary rule making power। आप बताओ, मान लो फलाना नियम एक डीजे नाम के पर्सन को बनाना चाहिए था, कोई फलाना नियम डीजे नाम के अधिकारी को बनाना चाहिए था, आपने देखा कि यार ये नियम तो डीजे नाम के अधिकारी ने बनाया ही नहीं है, ये तो वीजे नाम के अधिकारी ने बनाया है। तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वीजे के पास उस समय वो पावर थी, वो नियम कानून, क्योंकि देखो वो नियम कानून बनाना तो डीजे को था, हो सकता है डीजे ना रहा हो इसलिए इस वजह से वीजे के पास पावर आ गई हो, तो देखो क्या उस समय वीजे के पास पावर थी वो नियम कानून बनाने की, ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। अब फिर से देखो इसको क्या लिखा है, इफ द रूल्स हैव नॉट बीन सेपरेटली अप्रूव्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कोई नियम है जिसे अप्रूव करना चाहिए था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पर नहीं करा। कॉम्पिटेंट कौन था, डीजे, डीजे को बनाने था ये फलाना नियम, लेकिन उसने नहीं बनाया, तो फिर जिसने बनाया उसको नाम दे दिया इशूइंग अथॉरिटी। तो क्या इशूइंग अथॉरिटी मस्ट हैव द नेसेसरी रूल मेकिंग पावर, तो अगर वीजे ने बनाया तो क्या वीजे के पास पावर थी, क्या वीजे के पास वो नियम बनाने की पावर थी उस समय, हो सकता है कि उसके बॉस नहीं थे, भाई प्रेसिडेंट नहीं था तो वाइस प्रेसिडेंट ने कोई काम कर दिया, उस टाइप की बात हो गई वो तो है। चलो क्या ही समझ में आया बेटा, सबसे बड़ा पार्ट यही था ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। कितने मिनट हो गए हैं अपन को, 37 मिनट्स हो गए हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, the auditor has to ensure that each item of expenditure is covered by a sanction, either general or special of the competent authority। क्या मतलब हुआ, हर खर्चा कवर होना चाहिए सैंक्शन से, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर नाम लिख लो, लिस्ट बना लो, ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, बाजू में लिख लो ये खर्चा कौन अप्रूव करेगा, ये खर्चा कौन अप्रूव करेगा, ये खर्चा कौन अप्रूव करेगा। सो ईच एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन, इसको कौन अप्रूव करेगा, ठीक है। अप्रूवल या तो जनरल लेवल की हो सकती है, स्पेशल लेवल की हो सकती है। अंडर दिस ऑडिटर्स एंश्योर्स इवेल्युएट्स दैट द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट इज कॉम्पिटेंट फॉर दैट पर्पस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब पहले तो मैं ये चेक करूंगा क्या हर खर्चे के आगे लिखा है, क्या हर एक खर्चा कवर्ड बाय सैंक्शन है, कि ये खर्चा कौन अप्रूव करेगा, ये लिस्ट मैंने ले ली। फिर मैं चेक करूंगा कि यार ये खर्चा क्या उसी ने कराया जिसको करना चाहिए था, तो भाई लिस्ट में देखा मैंने कि ये खर्चा तो वीजे को करना चाहिए था, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा उस खर्चे के लेटर में नीचे साइन किसके हैं, बोले वीजे की जगह साइन तो डीजे के हैं, इसका मतलब गलत हुआ है, ये खर्चा तो वीजे को करना चाहिए था लिस्ट के हिसाब से, पर ये तो डीजे कर रहा है, मतलब गलत कर रहा है, गलत अथॉरिटी अप्रूव कर रही है खर्चों को, समझ रहे हो ना। सो दो बातें हैं, हर एक खर्चा अप्रूव्ड बाय या सॉरी कवर्ड बाय सैंक्शन होना चाहिए, इधर जनरल और स्पेशल। दूसरा आपको चेक करना है कि जिसने भी खर्चा करा है क्या वो कॉम्पिटेंट था उस खर्चे को अप्रूव करने के लिए। डन। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, क्या लिखा है सर, देखो हो सकता है ये दोनों आ जाए 4 नंबर में,
ऐसा हो सकता है। Audit against provision of fund aims at ascertaining that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant or appropriation had been provided। मतलब अगर कोई खर्चा हुआ है किसी फंड से तो देखो क्या वो फंड उसी चीज के लिए अवेलेबल था। भाई एजुकेशन फंड से अगर कहीं खर्चा हुआ है तो हम देखेंगे भैया कि वो उसी पर्पस में हुआ है ना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एजुकेशन फंड से कहीं और खर्चा कर दो, और अगर एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हो तो एजुकेशन फंड से ही होना चाहिए। दोनों बातें हैं, एजुकेशन फंड का अमाउंट एजुकेशन में ही यूज होना है, ये एक बात है। दूसरा, अगर एजुकेशन के लिए कहीं भी कोई खर्चा हो रहा है तो वो एजुकेशन फंड से ही निकलना चाहिए, किसी और फंड से आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। और जो अमाउंट है वो उस फंड के अमाउंट से क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी चीज के लिए एलोकेट करा था फंड 200 करोड़, तुम 250 करोड़ खर्चा कर रहे हो, मैक्सिमम 200 करोड़ ही होगा, है ना, ठीक है। तो पहली बात, आपने क्या खर्चे के लिए फंड बनाया है कि नहीं बनाया। फिर क्या जो भी खर्चा करा है उस फंड से वो उसी पर्पस के लिए करा है जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया था। फिर से बोल रहा हूँ, पहली बात, क्या किसी खर्चे के लिए आपने कोई फंड बनाया था, कोई बजट बनाया था, ये क्लियर है, हाँ सर बजट या फंड बनाया था। फिर क्या उसमें से खर्चा जो किया है वो उसी पर्पस के लिए किया है जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया था। एजुकेशन फंड एजुकेशन पर्पस से बनाया था ना, तो क्या खर्चा भी एजुकेशन में ही होना चाहिए ना। फिर और क्या बोल सकते हो आप कि जो खर्चा किया गया है वो फंड में जितना अमाउंट अलोकेट किया था उससे ज्यादा तो नहीं कर दिया, ठीक है ना। प्रोप्राइटी ऑडिट ए प्लस, मोस्ट आईएमपी है यारो, मोस्ट आईएमपी, ठीक है ना। क्या लिखा है सर, अंडर दिस ऑडिटर्स ट्राई टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर इवन दो द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड इन कन्फर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। हो सकता है कि कोई खर्चा सारे एग्जिस्टिंग नियम कानून के हिसाब से किया है, कोई खर्चा सारे नियम कानून के हिसाब से किया है, जिससे पूछकर करना चाहिए उसी से पूछकर किया है, जिस फंड से पैसा निकालना था उस फंड से पैसा निकाल के ही करा है, सब सही है। लेकिन फिर भी वो खर्चा वेस्टफुल या इनइफेक्टिव या अवॉइडेबल हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है। कब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल का, स्कूल में फंड एजुकेशन फंड से निकला है, जिसकी अप्रूवल लेनी थी उसकी अप्रूवल भी लिए, सारे नियम कानून फॉलो करे हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या 3 साल तक स्कूल बंद है, या स्कूल में गायब है, इसको बांधा जा रहा है। मतलब क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाया, क्या कोई औचित्य निकला इस खर्चे का, क्या कोई प्रोपराइटी निकली इस खर्चे को करने की, कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे ही आपने हॉस्पिटल बना लिए 5 साल तक खाली पड़ा है, तो मतलब फालतू हो गया ना, ऐसा, ठीक है। देखो मैं आपको पूरी बातें कहानी ऐसे भी सुना सकता हूँ कि जल्दी जल्दी सुनते जाओ, लेकिन यार बेटा अल्टीमेटली आपको एग्जाम में लिखना है। एक बार अगर आपके शब्द सुने हुए रहेंगे तो आप थोड़ा अच्छा लिख पाओगे, इसलिए मैं रीड कर देता हूँ, भले 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पूरे लेक्चर में, है ना। आगे क्या लिखा है, ऑल ट्रांजेक्शन सॉरी अ ट्रांजेक्शन में सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलरिटी ऑडिट। हो सकता, रेगुलरिटी ऑडिट मतलब ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। तो हो सकता है कि कोई खर्चा सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे किसकी, रेगुलरिटी ऑडिट की, लेकिन तब भी वो खर्चा क्या हो सकता है, हाईली वेस्टफुल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। स्कूल बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। भाई प्रोप्राइटी ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोप्राइटी ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, समझे ना। कौन कौन से हैं, पहली बात, जो खर्चा है इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन दी ओकेजन डिमांड, जितना अवसर डिमांड करता है उससे ज्यादा खर्चा मत करना। दूसरा, आप गवर्नमेंट का पैसा खर्च करते समय उतना ही विजिलेंस, उतनी ही सावधानी बरतना जितना कि खुद का पैसा खर्च करते समय बरतते हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा है तो बस अनाप शनाप लुटाया जा रहा है। कितनी बातें बता दी, दो, खर्चा उतना ही करना है जितना ओकेजन डिमांड करे, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। दूसरी बात क्या लिखी है, उतना ही डिग्री ऑफ विजिलेंस एक्सरसाइज करना है, उतनी ही सावधानी बरतना है जितना कि खुद का पैसा खर्च करते समय बरतते हो। फिर कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का इस्तेमाल या खर्चा करते समय अपनी पावर का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करेंगी कि वो आपके फायदे में हो जाए। तो कोई भी खर्चा आप अपने फायदे के लिए नहीं करोगे, ऑन एडवांटेज के लिए खर्चा नहीं करोगे, पावर का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए नहीं करोगे। फिर पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। किसी एकाध पर्सन, किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन के फायदे के लिए काम मत करना। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए खर्चा करना, किसी एक व्यक्ति या स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम मत करना,
ठीक है, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है, इसके 4 एक्सेप्शन है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखो बेटा। ये दोनों बातें बहुत बड़ी बोल दी मैंने, या तो ये इतना क्वेश्चन बन जाएगा या केवल एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बन जाएगा, और देख लेना शायद बना भी होगा। तो सर ऐसे नियम तो ये है कि भाई प्रोप्राइटी ऑडिट कहता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए खर्चा नहीं करना, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। इसके कितने एक्सेप्शन है? 4। अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनसिग्निफिकेंट है, छोटा मोटा अमाउंट है, तो ठीक है यार, चलता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या कम्युनिटी के लिए करा है तो भी चलेगा। अगर वो खर्चा एनफोर्सेबल है इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आपको लगता है कि वो खर्चा अलाउ किया जाएगा, तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप खर्चा सही कर रहे हो तभी कोर्ट ऑफ लॉ में अलाउ होगा। तो अगर वो खर्चा एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ अगर अलाउ कर देगा तो ठीक है, हो जाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। Recognized policy or custom, the expenditure is consistent with an established public policy or tradition. गवर्नमेंट कोई खर्चा लंबे समय से किसी स्पेसिफिक ट्रेडिशन के लिए, किसी स्पेसिफिक कस्टम की वजह से करते चले आ रही है, तो ठीक है, वो कर सकते हो यार। वैसे भी देखो गवर्नमेंट की यार ये भी तो जिम्मेदारी है कि जितनी भी जातियाँ, समाज या कम्युनिटी जो भी लोग हैं, उन सबके फायदे में काम करना। तो अगर आप कभी आपको लगता है कि यार ये किसी की धार्मिक भावनाओं के लिए जरूरी है कोई चीज़, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मत हो, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बस ये हो जाता है। बाकी तो ठीक है, कोई लंबे समय से ट्रेडिशन चला आ रहा है, गवर्नमेंट उस खर्चे को करते चले जा रही है, तो ठीक है, कर दो यार, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी तो पब्लिक ही है। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी या कस्टम मतलब एक तरीके से जिसको अलाउ किया गया है कि ये काम आप कर सकते हो एक तरीके से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अलाउंस पर्पस, इसमें ये बोला है कि यार किसी को भी ना अलाउंस इतना ज़्यादा मत दो कि वो एक्चुअल एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए। ट्रैवल अलाउंस दे रहे हो आप किसी को, पता चला वो ट्रैवल ही नहीं करता है, तुम उसको ट्रैवल अलाउंस दे रहे हो, तो ये तो उसके लिए प्रॉफिट हो गया, है ना। तो क्या लिखा है? अलाउंसेस शुड कवर एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड नॉट सर्व द प्रॉफिट फॉर द रेसिपिएंट। आप बताओ क्या बताया मैंने? सर नॉर्मल नियम तो ये है प्रोप्राइटी ऑडिट का कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम या स्पेसिफिक पर्पस के स्पेसिफिक पर्सन के फायदे में काम नहीं करना है, लेकिन 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 अगर अमाउंट छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, तो चलेगा। अगर अमाउंट कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है तो भी चलेगा। अगर किसी पॉलिसी या कस्टम जो कि रिकॉग्नाइज्ड है उसके लिए अगर आपने खर्चा करा है तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है सर? अलाउंस कभी भी एक्चुअल एक्सपेंस से ज़्यादा आपको नहीं देना है, मतलब अलाउंस किसी के लिए प्रॉफिट ना बनने पाए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन उन्होंने करा होता तो और बेहतर होता। बाकी नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट में कभी ना कभी नियम कानून में उसको रिकॉग्नाइज करा हुआ कि ठीक है ये खर्चा आप कर सकते हो या इस चीज़ के लिए खर्चा किया जा सकता है, तो वो आप कर सकते हो। या कुछ ट्रेडिशंस को मेंटेन करने के लिए कभी खर्चा करती है सरकार, तो वो भी चल जाता है, ठीक है। बाकी अपन डिटेल में बात करते तो कभी रेगुलर लेक्चर में कर सकते हैं, आप अलग से मुझसे बात कर सकते हो, अभी अपन बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन परफॉर्मेंस ऑडिट पर। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या लिखा है सर? इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसके अंदर 3 ई आते हैं देखा जाए तो, ठीक है ना, 3 ईज। इसीलिए इसको फुल स्कोप ऑडिट भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ तो आ गया, एफिशिएंसी भी आ गया, इकोनॉमी भी आ गया और इफेक्टिवनेस भी आ गया। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब तो आ गया, इसलिए फुल स्कोप ऑडिट बोल दिया है ना, ठीक है। आगे क्या लिखा है सर? इकोनॉमी ऑडिट, अब एक एक चीज को बताया है। बोले इकोनॉमी ऑडिट लुक्स इनटू वेदर गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड द फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ने जितने भी टाइप के रिसोर्सेज एक्वायर करे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो मतलब लोन लिया है जैसे कि, ह्यूमन हो जैसे कि लोगों को जॉब दी है, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीन वगैरह खरीदी, कोई भी टाइप के अगर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने एक्वायर करे हैं तो देखो क्या वो इकोनॉमिकल मैनर में एक्वायर करे हैं, सस्ते में एक्वायर करे हैं, महंगे महंगे रिसोर्स तो लेकर नहीं आ गए, ठीक है। एंड वेदर द सैंक्शनिंग एंड स्पेंडिंग अथॉरिटी, जिसने खर्चे को सैंक्शन करा है, जिसने खर्चे को खर्चा करा है, एक अप्रूव करता है दूसरा खर्चा करता है, क्या दोनों ने ही इकोनॉमी का ध्यान रखा है? बहुत आसान है इकोनॉमी, आराम से आप लिख सकते हो। जितने भी टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से सर बताओ? फाइनेंशियल, फिजिकल और आपका ह्यूमन। तो जितने भी टाइप के रिसोर्सेज आपने एक्वायर करे हैं वो सब के सब इकोनॉमिकल मैनर में एक्वायर करे हैं। दूसरा एफिशिएंसी ऑडिट, मैं थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा अलग होता है पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है, जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? एफिशिएंसी लुक्स इनटू वेदर द वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट आर एग्जीक्यूटेड and their operations conducted economically and whether they are yielding the result expected of them। क्या मतलब हुआ? इन्होंने देखो आपकी इकोनॉमी को फिर से इसके अंदर शामिल कर लिया, जबकि इकोनॉमी अलग से हो गया था,
जबकि इकोनॉमी अलग से हो गया था, फिर भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो क्या खर्चों को इकोनॉमिकली किया गया है, प्लस क्या वो वही रिजल्ट यील्ड कर रहे हैं, वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। 1 घंटे में 10 पेज हो जाना चाहिए, क्या 1 घंटे में 10 पेज हो रहे हैं? बताओ। अगर हो रहे हैं मतलब यू आर एफिशिएंट। जितने टाइम में जितना काम होना चाहिए अगर उतना हो रहा है तो यू आर एफिशिएंट, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा है, ये तो सही है, ये तो एग्जैक्ट मीनिंग है कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, जितना टाइम दोगे उसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, ये तो सही लिखा है। लेकिन साथ में इन्होंने इकोनॉमी को भी यहीं डाल दिया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और क्या लिखा है, एन ऑडिटर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन एन इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट मैनर। मतलब ऑडिटर को देखना है कि ऑपरेशंस जो हैं वो किस हद तक इकोनॉमिकल और एफिशिएंट मैनर में किए गए हैं, सारे ऑपरेशन सारे खर्चे एफिशिएंटली किए जाएं और इकोनॉमिकली किए जाएं, है ना। ऐसा इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो आउटकम आना चाहिए वो मिला कि नहीं मिला। 1 घंटे में 10 पेज होना चाहिए, अगर हो गए तो यू आर एफिशिएंट। पर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि 1 घंटे में 10 पेज हो जाएं और वो आपको याद हो जाएं। अगर याद नहीं हुए मतलब यू आर नॉट इफेक्टिव। तो क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस ऑडिट लुक्स इनटू वेदर द वेरियस स्कीम्स और प्रोजेक्ट आर अचीविंग द ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा, 1 घंटे में 10 पेज याद हो जाए, अगर ये हो गया तो मैं इफेक्टिव हूँ। तो वेदर दी वेरियस स्कीम्स प्रोजेक्ट्स आर अचीविंग दी ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द मीन्स एडोप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसमें एफिशिएंसी भी घुसा दिया, ये तुम चाहो तो ना भी लिखो। मेन है ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए कि नहीं हुए वेरियस प्रोजेक्ट और स्कीम के। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। इकोनॉमी तो एकदम सही लिखा है, एफिशिएंसी में क्या बोला है, इकोनॉमी भी डाल दिया और एफिशिएंसी तो है ही। इफेक्टिवनेस में मेनली क्या है सर कि ओवरऑल टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, ओ हो एमसीक्यू बन सकता है, जहां जहां एमसीक्यू बोल रहा हूँ ध्यान रखना बेटा, 2 नंबर की बातें कर रहा हूँ। तो प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होगी, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, मतलब देख लो कि कौन सा एरिया चेक करना है, कौन से एरिया में ये एफिशिएंसी इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस चेक करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, फिर उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी कर लो, बेसिक स्टडी कर लो ऑडिट करने से पहले, फिर उसकी प्लानिंग कर लो, फिर फाइनली ऑडिट को एग्जीक्यूट करके रिपोर्टिंग कर दो। बोलो यारो क्या समझ में आया? हाँ सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बोलो क्या 13 पॉइंट तक आपको क्लियर हुआ क्या बेटा, बताओ यारो। चलो तो यारो आगे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट ऑडिट को। और अपन आई थिंक 13 हेडिंग तक पढ़ चुके थे, अभी अपन आ गए हैं 14th नंबर हेडिंग पर, राइट। तो क्या है सर ये, ऑडिट ऑफ रिसीट। ये लोगों को थोड़ा याद नहीं होने लगता, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या लिखा है सर, देखो आसान आसान बातें हैं यार। सबसे पहले लिखा है करेक्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो भाई आपको क्या करना है, जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना है या जो भी किसी को लोन वगैरह दिया था वो वापस आना है, तो क्या वो करेक्टली असेस किया जा रहा है, करेक्टली रियलाइज किया जा रहा है। तो जो भी रेवेन्यू आना है उसका असेसमेंट सही से होना चाहिए, फिर वो गवर्नमेंट के पास आना भी चाहिए, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट भी होना चाहिए। तो यही सब इसके अंदर आपको बताना है। तो करेक्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन, आप इतना भी ध्यान रखोगे, इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दोगे, बेहतरीन काम हो जाएगा। फिर है आपका एडिक्वेट रेगुलेशन। एडिक्वेट रेगुलेशन में क्या है सर कि क्या आपने या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, क्या उन्होंने अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर बनाए हैं ताकि इफेक्टिव असेसमेंट कलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू हो सके। बताओ, तो एडिक्वेट रेगुलेशन इतने से ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने पर्याप्त एडिक्वेट प्रोसीजर्स, नियम कानून, रूल्स बनाए हैं फॉर करेक्ट असेसमेंट कलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन गवर्नमेंट्स। होता है ना कई बार अलोकेशन भी करना पड़ता है कि सेंट्रल और स्टेट में आपको रेवेन्यू को बांटना है, तो अलोकेशन भी सही होना चाहिए, है ना ऐसा। तो पहला हो गया करेक्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन होना चाहिए। दूसरे में क्या हो गया, नियम कानून प्रॉपर बनना चाहिए इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग। कौन सी चीजों के रिगार्डिंग, असेसमेंट, कलेक्शन एंड अलोकेशन। तीसरे में इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर, क्या लिखा है सर, कंफर्म दैट दीज रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर आर एक्चुअली बीइंग फॉलोड। भैया सेकंड पॉइंट में क्या बोला था बाबा, सेकंड पॉइंट में बोला था कि चीजों को बनाना है, प्रोसीजर्स बनाई कि नहीं बनाई ये चेक करना है। थर्ड पॉइंट में ये बोला कि उन प्रोसीजर को फॉलो भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। केवल बनाने से कुछ नहीं होगा, फॉलो भी करना पड़ेगा। फिर क्या है, कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं मिली, या यूं समझो कि आपको देखना है कि अगर इरेगुलरिटीज कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ होती है तो क्या वो तुरंत डिटेक्ट हो जाए, इसके लिए कोई सिस्टम बना रखा है क्या। तो देखो क्या लिखा है,
चेक इफ देयर आर सफिशिएंट चेक्स, सफिशिएंट कंट्रोल्स, चेक मतलब कंट्रोल, क्या सफिशिएंट कंट्रोल हैं टू प्रॉम्प्टली डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट इशूज लाइक डबल रिफंड ना हो जाए, फ्रॉडुलेंट या फोर्ज रिफंड हो जाना, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का लॉस ऑफ रेवेन्यू होना ड्यू टू नेग्लिजेंस और फ्रॉड। तो भाई क्या आपने सफिशिएंट कंट्रोल बनाए हैं ताकि जल्दी से डिटेक्ट हो जाए अगर कोई इरेगुलरिटीज हो तो, जैसे कि डबल रिफंड, एक एग्जांपल भी याद रखोगे तो भी चलेगा। फिर क्या आता है, करेक्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सही से होना चाहिए। तो अगर मतलब आपको चेक करना है कि अकाउंटिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू एंश्योर दैट एडिक्वेटली एंश्योर करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ डिमांड्स। अरे डिमांड्स आता है ना, डिमांड नोटिस आता है कभी कभी आपके पास कि यार ये आपको फलाना इतना अमाउंट पे करना है टैक्स का, है ना, तो कभी डिमांड होता है, कलेक्शंस होते हैं, रिफंड्स होते हैं, या रिकवरी होती है किसी भी फाइनल सेटलमेंट के तहत। तो कुछ भी अगर है तो उसकी अकाउंटिंग सही से हो जाए। मेन पर्पस क्या है कि चीज़ों को अकाउंट फॉर भी सही तरीके से करना है, एक्यूरेटली अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फोकस ऑन जनरल ट्रेंड। तो भाई सुन लो, CNDG एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति के केस चेक नहीं करता है, वो जनरल चीजें देखता है, सिस्टम प्रोसीजर देखता है कि सारी चीजें सही है कि नहीं, वो उतना ही देख सकता है, इतना टाइम उसके पास नहीं है। तो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑडिट जनरली फोकसेस ऑन जनरल ट्रेंड्स एंड सिस्टम इशूज रादर देन इंडिविजुअल केसेस। इंडिविजुअल केसेस कैसे देखता रहेगा, एक एक असेसमेंट का केस चेक करेगा क्या, नहीं। तो वो जनरल देखता है कि सिस्टम सही है, प्रोसीजर सही है फॉर प्रॉपर असेसमेंट, कलेक्शन एंड अलोकेशन एक्सेट्रा। Judicial decision. The audit also includes a review of judicial decision taken by tax authorities to assess the effectiveness of assessment process. तो अगर CNDG को जानना है कि असेसमेंट प्रोसेस ढंग से फॉलो की गई है, असेसमेंट ढंग से किया गया है, तो देख लो कि टैक्स अथॉरिटीज ने क्या क्या जुडिशियल डिसीजंस लिए हैं। तो उन डिसीजन से पता चल जाएगा, अगर वो डिसीजन सही से अप्लाई करें, सही से लिए, इसका मतलब असेसमेंट ढंग से किया है, नहीं तो असेसमेंट ढंग से नहीं किया है। तो बताओ कितने पॉइंट है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सबसे पहले करेक्ट असेसमेंट और कलेक्शन होना चाहिए, एक सेंटेंस बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आप इतना बस ध्यान रखो, बाकी अंदर का आप अपने मन से ही लिखोगे, मुझे पता है। तो करेक्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन हो जाए। दूसरा, फिर देखो एडिक्वेट रेगुलेशन सिस्टम प्रोसीजर बनाए हैं फॉर करेक्ट असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन। फिर क्या उन प्रोसीजर, उन सिस्टम, उन रेगुलेशन को फॉलो भी किया जा रहा है। फिर क्या ऐसा सिस्टम, ऐसे कुछ कंट्रोल बनाए हैं जिससे अगर कुछ रेगुलरिटी हो तो जल्दी से पता चल जाए। फिर क्या करेक्ट अकाउंटिंग हो रही है, सारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू की करेक्ट अकाउंटिंग हो रही है क्या। फिर गवर्नमेंट ऑडिट में ऑडिट ऑफ रिसीट के अंतर्गत जनरल ट्रेंड पे फोकस होता है, सिस्टम प्रोसीजर पे फोकस होता है, ना कि इंडिविजुअल केसेस पे फोकस होता है। एंड फाइनली आपको उनकी असेसमेंट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस भी चेक करना है, और उसके लिए आपको उनके द्वारा लिए गए जो डिसीजन है उनको भी चेक करना पड़ेगा। बोलो यार, क्या इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन बात करते हैं ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज पर। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज पर क्या लिखा है सर, देखो 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 क्या लिखा है सर। सबसे पहले लिखा है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। समझो, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक समझो एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑडिट करने जैसा ही है, एक्सपेंडिचर ऑडिट का पार्ट जैसा ही इसको मानते हैं। और CNDG की ड्यूटी है कि वो स्टोर्स एंड इन्वेंट्री का ऑडिट भी करे। क्या ये क्लियर है? हाँ सर, ये तो ड्यूटीज में अपन ने पढ़ा है, अपन ड्यूटीज ही तो पढ़ रहे हैं, बस अलग अलग पढ़ रहे हैं अभी डिटेल में, है ना। सबसे पहले रेगुलेशन कंप्लायंस, आपको देखना है कि क्या रेगुलेशंस फॉर परचेस, मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक जो खरीदते हो तो परचेस के लिए, फिर उसको रिसीव करते हो, फिर उसको कभी इशू करते हो, उसकी कस्टडी, उसकी सेल्स, उसका इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन उसका करना, ये सब के लिए क्या प्रॉपरली नियम कानून फॉलो किए जाते हैं, बनाए गए हैं और फॉलो किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? बोलो यार, क्या ही समझ में आया? क्या बोला? रेगुलेशन कंप्लायंस, क्या इन्वेंट्री से रिलेटेड हर चीज के लिए, चाहे इन्वेंट्री का परचेस हो, चाहे उसका इशू हो, चाहे उसकी कस्टडी हो, चाहे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, जो भी हो, इन्वेंट्री एंड स्टोर से रिलेटेड हर चीज के लिए क्या प्रॉपर नियम कानून बनाए गए हैं और क्या उनको प्रॉपरली फॉलो भी किया जाता है? ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। तो आप रेगुलेशन कंप्लायंस को थोड़ा और प्रॉपर लिख सकते हो कि वेदर दी प्रॉपर प्रोसीजर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन मेड और नॉट, और प्लस फॉलो किए कि नहीं किए। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। मेन बात तो वही है कि बनाए कि नहीं बनाए और फॉलो करते हैं कि नहीं करते। दूसरा है परचेज से रिलेटेड, दूसरा है परचेज से रिलेटेड। उसमें क्या बताया है कि क्या परचेज करते समय जब आप परचेज को सैंक्शन करते होगे, कि कोई तो अप्रूव करेगा ना कि परचेज करना है, तो क्या लिखा है? वेरीफाई दैट परचेजेस आर प्रॉपरली सैंक्शनड एंड आर इकोनॉमिकल, सस्ते में खरीदी, एंड कंप्लाई विद द परचेज रूल्स सेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि परचेज के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने जो भी रूल्स बनाए हैं,
क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, बात खत्म। मेन यही ध्यान रखना है, ठीक है। वन लाइनर में तो बोल रहा हूं, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, अभी की लाइन में लिख लो, है ना। थर्ड है प्राइस रीजनेबलनेस, कि जो भी इन्होंने माल खरीदा है क्या वो रीजनेबल प्राइस पर खरीदा है, क्या वो उसी प्राइस पर खरीदा है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई इस प्राइस पर हम आपसे खरीदेंगे, क्या उसी प्राइस पे खरीदा है, ठीक है। क्या क्वालिटी और क्वांटिटी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मतलब माल आया तो क्या उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ था क्या, फिर जिस डिपार्टमेंट ने करा उससे क्वालिटी सर्टिफिकेट लिया था क्या, ऐसा। क्वांटिटी बराबर थी क्या, ऐसा। इसके अलावा कोई रिपोर्ट ऑन अनइकोनॉमिकल परचेज, आपको रिपोर्ट में बताना है अगर कोई अनइकोनॉमिकल मतलब कोई महंगी चीज खरीदे, महंगी चीज समझ रहे हो, मतलब जो नॉर्मली रेट होना चाहिए उससे ज्यादा रेट पे खरीदना, मतलब महंगा खरीदना एक तरीके से, है ना, ठीक है। या कोई लॉसेस हुए हैं क्या गवर्नमेंट को ड्यू टू डिफेक्ट एंड पुअर क्वालिटी स्टोर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहला हो गया रेगुलेशन कंप्लायंस, क्या स्टोर्स एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के लिए प्रॉपर नियम कानून बनाए गए हैं और उनको फॉलो भी किया गया है कि नहीं किया गया। दूसरा परचेज कंप्लायंस, क्या जितने भी कंपिटेंट अथॉरिटी ने परचेज से रिलेटेड नियम कानून बनाए हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, यस। तीसरा प्राइस रीजनेबलनेस, बस इतना ध्यान रखो कि जो भी स्टोर्स या इन्वेंट्री खरीदा जा रहा है क्या वो रीजनेबल प्राइस पे खरीदा जा रहा है, अगर नहीं खरीदा जा रहा है तो उसको रिपोर्ट करो, ऐसा ध्यान रखो आप, है ना। अकाउंट्स एक्यूरेसी, यहां पर जो भी आप इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट्स बनाते हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो क्या लिखा है, रिव्यू द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू रिसीट, माल आया उसका अकाउंटिंग सही से होना, उसके इशू का अकाउंटिंग सही से होना, उसके बैलेंसेस निकालने का तरीका सही होना, ये सब बात है ना। अगर कोई आइडल या एक्सेस इन्वेंट्री मिल रही तुमको फालतू पड़ी है लंबे समय से तो उसको भी रिपोर्ट करना है ना। फिर आता है पीरियोडिक वेरिफिकेशन, क्या लिखा है, क्या पीरियोडिक वेरिफिकेशन किया जाता है टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोर्स। यार स्टोर्स इन्वेंट्री की बात आए, स्टॉक की बात आए और पीरियोडिक वेरिफिकेशन ना हो, ऐसा हो सकता है कहीं भी पूरे ऑडिट में। अगर इन्वेंट्री स्टोर्स की चेकिंग की बात आती है ना तो ये तो अंदर से आनी चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा कंट्रोल है, हर कंपनी के मैनेजमेंट को पीरियडिकली वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो सिमिलरली गवर्नमेंट को भी तो करना चाहिए ना, समझा कि नहीं समझा, ओके। फिर क्या है वैल्यूएशन रिव्यू, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चेक करना है। क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करो टू एंश्योर दैट फिजिकल अकाउंट्स मैच द वैल्यू अकाउंट्स, जो फिजिकल अकाउंट जिनमें क्वांटिटी दी है और वैल्यू अकाउंट जिनमें क्वांटिटी वैल्यू दोनों दी है, आप मैच करो बराबर वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा है ना। सिंपल शब्दों में आपको वैल्यूएशन चेक करना है, आप तो बस इतना लिख सकते हो कि रिव्यू द वैल्यूएशन ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्या लिखा है, वेरीफाई दैट एनी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर आप इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन करते हो और उसकी वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस आता है तो क्या उसका एडजस्टमेंट सही से किया गया है या नहीं किया गया है। बोलो यार, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो क्या क्या लिखा है एक बार देखो फिर से। पहली बात, रेगुलेशन बनाए और फॉलो करे कि नहीं करे। दूसरा, परचेज से रिलेटेड सारे नियम कानून जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाए वो फॉलो करे कि नहीं करे। सही प्राइस पे स्टोर खरीदा कि नहीं खरीदा। अकाउंटिंग सही से करी कि नहीं करी उसकी। फिर पीरियडिकली वेरीफाई करा के इन्वेंट्री को। और लास्टली उनका वैल्यूएशन, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर हमने एग्जिस्टेंस चेक कर लिया। फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। यहाँ पर वैल्यूएशन चेक कर लिया, यहाँ पर अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक कर ली, यहाँ पर सही रेट पे खरीदा कि नहीं खरीदा। यहाँ पर सारे ये दोनों नियम कानून से रिलेटेड हो गए। पहले पॉइंट में इन्वेंट्री के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होनी चाहिए उनके रिगार्डिंग जो नियम कानून बने वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहा है। और सेकंड वाले में केवल परचेज से रिलेटेड बातें की हैं। आई होप आपको ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री समझ में आया होगा। ये जो मैंने हेडिंग्स दी हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आसानी से काम किया जा सकता है, राइट ना। चलो तो अपन अपनी अगली हेडिंग पर आते हैं और वो है ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट। 16 नंबर की हेडिंग पर हम आ चुके हैं। ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट में क्या बताया है भाई कि जो आपके पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइज होते हैं वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकते हैं। बहुत सही, मतलब सर गवर्नमेंट भी क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकती है। आंसर इज यस, गवर्नमेंट भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है। 3 फॉर्म में कर सकती है। एक तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के फॉर्म में, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन के फॉर्म में, और गवर्नमेंट कंपनीज के फॉर्म में। ये 3 मोड में गवर्नमेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकती है। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज मतलब जैसे कि इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, एयर इंडिया, BSNL वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट ही इनको रन कर रही है या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज इनको रन कर रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है सर, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज एंगेज इन कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। सिंपल शब्दों में डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज क्या है, जो कॉमर्शियल और ट्रेडिंग ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। एंड विच आर सब्जेक्ट टू सेम लॉज, उन पर इनके ऊपर वही नियम कानून लगते हैं जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज पर लगते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज मतलब
गवर्नमेंट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में लगी हुई है, वो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज है, जैसे कि इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एयर इंडिया या बीएसएनएल। ठीक है, इन पर भी वही नियम कानून लगते हैं जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर अप्लाई होते हैं। दूसरा, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनको पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास करके बनाया जाता है, तो उनको अपन स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं। जैसे आईसीआई भी है अपना, एफसीआई हो सकता है, एलआईसी हो सकता है ना, इनको कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं अपन। तो क्या लिखा है सर, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्रिएटेड बाय अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट मोस्टली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन और ग्रांट। एलआईसी और एफसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं जिनको कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत सेटअप किया गया है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जिन्हें बनाया गया है वो कंपनीज है। ठीक है सर, अब सुनो किसका ऑडिट कैसे होगा। 3 तरह से गवर्नमेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज हो सकती है। अब इनका ऑडिट कैसे होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है सर, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज आर डन बाय सीएनडीजी। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का ऑडिट, द ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज आर डन बाय सीएनडीजी इन द सेम मैनर एज एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने बोला था कि डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज पर वही नियम कानून अप्लाई होते हैं जो बाकी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका ऑडिट भी कैसे होगा, वैसे ही जैसे कि बाकी की गवर्नमेंट का होता है। ठीक बात है, ओके, क्योंकि ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट ही हो गई यार, है ना। फिर क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशंस। तो चूंकि ये सेपरेट एक्ट के माध्यम से बनाए गए हैं, तो उस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, जैसे एलआईसी का एलआईसी एक्ट है, एसबीआई का एसबीआई एक्ट, तो इनका ऑडिट उन्हीं के एक्ट के हिसाब से होगा, उसी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से होगा जिस एक्ट के अंतर्गत इनको बनाया गया है। तो क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन का ऑडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ स्टैट्यूट गवर्निंग दी बॉडीज और कॉर्पोरेशंस। तो एलआईसी का ऑडिट एलआईसी एक्ट के हिसाब से हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैसे होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी मतलब कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को ध्यान में रख के गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि C&AG अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को। फिर क्या होगा सर, C&AG चाहे तो उनका सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकती है, और जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं उनको C&AG क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है। बहुत जनरल है, बोलो यारो, पर ये आ सकता है एग्जाम में। सो अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट समझ में आया। गवर्नमेंट 3 तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज है, तो उन तीनों तरीके को बताना पहले तुम, फिर बताना कि उन तीनों केसेस में ऑडिट कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, रोल ऑफ C&AG। ये तो पूरा प्रॉपर लॉ का पोर्शन है। C&AG का गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट में क्या रोल है, तो देख लेते हैं सर। सबसे पहले लिखा है पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर। तो सर क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, ऐसा समझ लो आप। सेंट्रल या स्टेट दोनों गवर्नमेंट, या किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट के द्वारा अगर ज्यादा होल्डिंग है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, है ना। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो C&AG ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में फर्स्ट ऑडिटर और 139 सबसेक्शन 5 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो कुल मिलाकर C&AG गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर अपॉइंट करता है। बस एक लाइन ही बोली मैंने, काम किया अभी इसके अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज में C&AG ही फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। फिर क्या करता है सर, क्या डायरेक्शन भी C&AG देता है कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कैसे किया जाएगा? हाँ सर। तो C&AG ने गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करा, फिर उसको डायरेक्शन दी कि आपको ऐसे ऑडिट करना है। फिर वो ऑडिटर क्या करेगा, वो ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट जमा करेगा C&AG को। और उस रिपोर्ट में वो 3 चीजें लिखता है कि C&AG ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्या डायरेक्शन दिए थे, उस पर मैंने क्या एक्शन लिया और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या अकाउंट्स ऑफ द कंपनी पर। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। तो वही सब यहां पर लिखा हुआ है। फिर लिखा है पावर टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देयर अपॉन। C&AG के पास पावर है भाई, MCQ बन सकता है लॉ में भी और ऑडिट में भी, कि जैसे ही C&AG के पास रिपोर्ट आएगी, C&AG के पास अधिकार है कि वो 60 दिन के अंदर, जब से उसको रिपोर्ट मिली तब से 60 दिन के अंदर उस कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकती है या कर सकता है C&AG, जो भी बोलो तुम, है ना। तो C&AG 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है। अब इसमें लिखा गया है C&AG कैन कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 का ए। ठीक है सर। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि C&AG कैन ऑथराइज अ पर्सन और टीम टू कैरी आउट दिस ऑडिट। मतलब C&AG या तो खुद करेगा या फिर नॉर्मली क्या करेगा, किसी को अपॉइंट कर देगा कि जाओ तुम इस फलाने कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट करके आओ।
तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, फॉर दिस ऑडिट द सीएनडीजी कैन रिक्वायर द कंपनी टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक फॉर्म एज डायरेक्टेड। मतलब इसके लिए सीएनडीजी ऐसा बोल सकता है कि आपको कुछ मतलब सीएनडीजी कंपनी से बोल सकता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उन पर्सन के लिए जिनको मैंने भेजा है। तो ये तो जनरल सी बात है यार, ऑडिट करने में किसी को भेजोगे तो उनको इन्फॉर्मेशन तो लगेगी ना, तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये अधिकार सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला अधिकार कितने दिन के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है सीएनडीजी? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर क्या है, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट दी ऑडिट रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में कुछ कमेंट भी कर सकते हो, जो ऑडिटर ने सीएनडीजी को रिपोर्ट दी है ना, तो सीएनडीजी उस पर कमेंट कर सकता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करवा सकता है कि रिपोर्ट में जो लिखा है वो तो लिखा रहने दो, कुछ और भी ऐड ऑन कर दो ऐसा। तो क्या लिखा है, द सीएनडीजी कैन कमेंट ऑन और सप्लीमेंट दी कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6। क्या लिखा है, दीज कमेंट्स और सप्लीमेंट मस्ट बी सेंट बाय कंपनी टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। भाई ऑडिट रिपोर्ट जिन जिन को भेजी जाती है उन लोगों को, अब ये जो सीएनडीजी ने कमेंट दिए हैं या जो चीजें ऐड ऑन करवाई हैं उनको भी वैसे ही भेजा जाएगा जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट को सबको भेजा जाता है। तो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, एवरी ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स या अदर एंटाइटल्ड पर्सन एज पर सेक्शन 136 ऑफ कंपनी 2013। फिर क्या लिखा है, दीज कमेंट्स और सप्लीमेंट जो भी है मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कंपनीज एजीएम। मतलब एजीएम में भी इन कमेंट्स को रखा जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ में ही। सीधी बात है यार, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट है और उसके साथ सीएनडीजी के कमेंट्स है, तो ये सब साथ में ही चलेंगे। तो भेजे भी साथ में जाएंगे और एजीएम में भी साथ में ही रखे जाएंगे, है ना। तो इनको एजीएम में रखा जाएगा एट द सेम टाइम एंड इन द सेम मैनर एज द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट। बोलो क्या ये क्लियर है? यस सर। फाइनली क्या लिखा है, टेस्ट ऑडिट 143 सबसेक्शन 7। क्या लिखा है भाई, द CNAG ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर। सीएनडीजी को एक और अधिकार है कि सीएनडीजी ऑर्डर दे सकता है, क्या? टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन कंपनीज। मतलब सीधी सी बात यह है कि सीएनडीजी को यह अधिकार है कि वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में टेस्ट ऑडिट करने का भी किसी को ऑर्डर दे सकता है कि जाओ टेस्ट ऑडिट करके आओ फलाना फलाना कंपनी का। सप्लीमेंट्री ऑडिट में 60 दिन के अंदर ही है वो वाली पावर, टेस्ट ऑडिट में ऐसी कोई लिमिट नहीं दी है। फिर सीएनडीजी ऐसा कब करेगा? ऐसा मतलब टेस्ट ऑडिट कब करने को बोलेगा सीएनडीजी? जब उसको सही लगेगा, व्हेन दे बिलीव इट इज नेसेसरी। फिर इफ अ टेस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड, अगर टेस्ट ऑडिट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है तो ऐसा करते समय कुछ एडिशनल चीजों के भी प्रोविजंस ध्यान में रखने पड़ेंगे। किसके? सेक्शन 19A ऑफ C&AG ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, इसके प्रोविजंस को भी ध्यान में रखा जाएगा जब टेस्ट ऑडिट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत जनरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलरेडी आप लॉ में पढ़ भी चुके हो। अब हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग प्रोसीजर पे। रिपोर्टिंग प्रोसीजर, यहां पर हमारा गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम शुरू करेंगे लोकल बॉडी का ऑडिट। क्या लिखा है सर, ऑडिट इफेक्टिवनेस। सुन लो भाई, ये पहले हेडिंग हुआ नहीं करती थी, बाद में ये आई थी, तो आप ध्यान देना, ये ऐसी हेडिंग्स अगर कभी आ गई तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे, आप जीरो हो जाओगे। मुझे तो लगता है इस पे आर बना लेना चाहिए, ध्यान नहीं रहता ना, अलग टाइप की हेडिंग है। क्या लिखा है सर, रिपोर्टिंग प्रोसीजर की बातें हो रही हैं, रिपोर्टिंग प्रोसीजर की बातें हो रही हैं, मतलब सीएनडीजी की रिपोर्ट का प्रोसेस काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है सुन के। देखते हैं क्या है। ऑडिट इफेक्टिवनेस, द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट डिपेंड्स ऑन रिपोर्टिंग रिजल्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज फॉर करेक्टिव एक्शन एंड टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। इसका मतलब ये हुआ, आप कितना भी अच्छा ऑडिट कर लो यारो, जब तक उसकी रिपोर्ट अच्छे से नहीं बनाओगे, जब तक उस ऑडिट का आउटकम ढंग से रिपोर्ट में नहीं लिखोगे और उसको सही लोगों के हाथ में सौंपोगे नहीं, तब तक उस ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते कि जो आपने ऑडिट करा है उसका कोई मतलब निकले, उससे कुछ फायदे हों, तो उसकी रिपोर्टिंग ढंग से होना चाहिए। तो एक तो लिखो ढंग से ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स मिली, सारी चीजें, उसके रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, और उनको सही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सौंपो, तब जाके रिपोर्टिंग का सही फायदा मिलेगा, ऑडिट का सही फायदा मिलेगा। तो क्या लिखा है सर, ऑडिट का इफेक्टिवनेस ही डिपेंड करता है ऑन रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज फॉर करेक्टिव एक्शन एंड टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज। फिर क्या लिखा है सर, आर्टिकल 151 क्या कहता है सर, कि सीएनडीजी सेल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट। ठीक है, और रिपोर्ट बनाकर किसको देता है? अगर यूनियन की होगी तो प्रेसिडेंट को और स्टेट की होगी तो गवर्नर को। और फिर फाइनली वो प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करते हैं, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एज द केस में भी में वो प्लेस करते हैं। तो प्रोसीजर क्या हो गई, सीएनडीजी पहले ऑडिट करेगा यूनियन का या स्टेट गवर्नमेंट का, फिर उनकी जो रिपोर्ट होगी वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट या गवर्नर, एज द केस में भी को।
यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को और स्टेट के केस में गवर्नर को वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में प्लेस करवाएगा और जो आपका गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस करवाएगा। तो आप समझ रहे हो, आप प्रोसीजर, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, पहले कौन किसको दे रहा है, फिर वो आगे क्या कर रहा है, यही तो प्रोसीजर है, स्टेप्स, समझ रहे हो। तो पहले बताया कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस ही रिपोर्टिंग रिजल्ट्स पे डिपेंड करती है। फिर दूसरे में क्या बताया कि रिपोर्टिंग में होता क्या है, कौन किसको रिपोर्ट देता है, फिर वो आगे किसको देते हैं, ये प्रोसीजर है। फिर क्या लिखा है, अभी प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद पता है क्या होता है, पब्लिक डिस्क्लोजर। ओहो, सीएनडीजी की रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल कराई जाती है ताकि पब्लिक की भी ओपिनियन आ सके। तो क्या लिखा है सर, ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट ओनली बी प्रेजेंटेड टू लेजिस्लेचर, केवल लेजिस्लेचर के सामने नहीं रखी जाएगी, बल्कि ऑल्सो मेड अवेलेबल टू दी पब्लिक टू रेज अवेयरनेस, सबको पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है, प्लस क्रिएट अ प्रेशर फॉर करेक्ट एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, तभी तो गवर्नमेंट करेक्ट एक्शन लेगी जब प्रेशर बनेगा, जब जनता चिल्लाएगी तभी तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना, ऐसा। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आए? ऑडिट की इफेक्टिवनेस ही रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पर डिपेंड करती है। दूसरा, सीएनडीजी ऑडिट करके किसको रिपोर्ट देता है, फिर वो लोग कहाँ रखते हैं। तीसरा, फिर पब्लिक डिस्क्लोजर भी दिया जाता है इसका। फिर फैक्चुअल रिपोर्टिंग, इंडिया में रिपोर्टिंग फैक्चुअल होती है, मतलब सीएनडीजी का काम है जो उसको मिला उस फैक्ट को बता दे, मतलब जो मिला है मैं तो वो बता दूंगा, अब उसको कंक्लूड करना, उस पर ओपिनियन बनाना वो आपका काम है। तो क्या लिखा है, इन इंडिया द रिपोर्टिंग इज फैक्चुअल एंड द कंक्लूजन्स आर लेफ्ट टू बी ड्रॉन बाय द रीडर, कंक्लूजन्स रीडर निकालेंगे, ठीक है, टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और फाइनली रिकमेंडेशंस, वाइल द सीएनडीजी कैन मेक रिकमेंडेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, सीएनडीजी रिकमेंडेशंस भी देता है। दिस इज ट्रेडिशनली डन बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नॉट द सीएनडीजी। पहले क्या होता था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी होती है, तो वो लोग रिकमेंडेशन देते थे कि कैसे सुधार कर सकते हैं, जो भी इस बार गलती है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब बाद में क्या हो गया है, मतलब अब क्या हो रहा है कि भाई सीएनडीजी ही रिकमेंडेशन दे सकता है कि इस फलाना इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। बोलो यारो, आई होप आपको गवर्नमेंट ऑडिट में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत लगे तो आप उसको दोबारा सुन लेना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं इशू आए तो फिर मैं हूं ना यार, चिंता क्यों करते हो। चलो ओके, टाटा बाय बाय फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। अगले लेक्चर में हम आएंगे लोकल बॉडी ऑडिट के साथ। ओके, बाय बाय।